हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश क्लास 12th प्रोज सेक्शन फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट। ओके, तो अल्फोंसे डाउडेट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अल्फोंसे डाउडेट जो 1840 से 1897 तक उनका लाइफ पीरियड रहा है। वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। उनका जन्म नाइम्स नाम के स्थान पे जो फ्रांस में है 13 मई 1840 को हुआ था। विंसेंट डाउडेट वाज हिज फादर हु वाज अ सिल्क मर्चेंट। एक सिल्क मर्चेंट थे उनके पिताजी, और वो एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते थे। वो अपनी भूमि से बहुत प्यार करते थे और उनके अंदर देशभक्ति की भावना थी। ये तो रहा शॉर्ट में ऑथर के बारे में, अल्फोंसे डाउडेट। बात आती है हुज हु, कौन है इसमें, कौन मीन्स मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर में फ्रांस, ये जो है फ्रांस एक स्कूल बॉय होता है जो अपनी स्टोरी बताता है, ऐसा करके ये इसका मेन कैरेक्टर है। ही इज़ द नरेटर ऑफ द लेसन एंड student in a school. Okay, M. Hamel, he is a teacher of the French language and has true patriotic feelings towards his motherland France. Okay, तो ये सेकंड कैरेक्टर। और थर्ड कैरेक्टर यहाँ पर विलेज पीपल हैं, मीन्स और जो विलेज पीपल उसके साथ शामिल हैं उनके बारे में जिक्र है इस लेसन में। वो है they are the people from a nearby village who are sitting quietly on the back benches like students to hear M. Hamel on the last lesson. Okay, तो ये रहा इसके बारे में अबाउट द लेसन। इसके बारे में शॉर्ट में देखते हैं। द लास्ट लेसन इज एन इंस्पायरिंग एंड एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ patriotic fervor. The narrator of the story is a student of M. Hamel who teaches French at a school in the territory of Alsace-Lorraine, which has been occupied by Prussian forces. In the story, the teacher gives the lesson that let out object our country, our whole country, and nothing but our country. For him, French is the most beautiful language in the world. तो ये बात इसके बारे में बताया गया है। आप हिंदी में समझ सकते हैं कि जो टीचर हैं एम हैमल, वो अपने इस लैंग्वेज को, फ्रेंच लैंग्वेज को दुनिया की सबसे सुंदरतम भाषा मानते हैं, और इस चीज़ को उन्होंने पिछले 40 सालों से पढ़ाया है बच्चों को, और अब उनको अपना देश छोड़ करके जाना है, जिसकी वजह से बहुत ही दुखी हैं और बहुत भावुक हैं। और ये लास्ट लेसन जो है काफ़ी भावुकतापूर्ण ये लेसन है। तो अब हम लोग चलते हैं टेक्स्ट में, इसके मेन चैप्टर में। ओके, मेन लेसन को हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, हम रीडिंग के साथ साथ इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, आप ध्यान से सुनते जाएंगे। स्क्रीन पर आपको जो टेक्स्ट दिखाई देता है, जो कि फ़ोटो लिया हुआ है, उसको आप जूम करके भी बड़ा करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप सुन करके भी समझ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जिन बच्चों के पास में अभी बुक्स अवेलेबल नहीं है, या जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वीडियो से, तो हमारे इस चैनल की वीडियो से अवश्य ही पढ़ सकते हैं। और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कितना हेल्पफुल आपको ये लगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इसका पूरा भाव, पूरा मीनिंग समझाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। ऐसा करके हमारा प्रयास है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बताया गया है, फर्स्ट पैराग्राफ है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them.
For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. ओके, तो इसका मीनिंग ये है कि लेखक कहता है कि उस सुबह मैं देर से स्कूल के लिए निकला और मैं इस बात से डरा हुआ था कि मुझे डांट पड़ेगी, और ख़ास तौर से कि एम हैमल जो टीचर हैं उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। और पहली बात तो ये कि पार्टिसिपल के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं। एक पल के लिए सोचा कि मैं स्कूल जाने के बजाय कहीं और चला जाता हूँ और बाहर खुले में कहीं बगीचे में या कहीं पार्क में अपना टाइम पास करूँगा और स्कूल नहीं जाऊँगा, ऐसा करके उसने सोचा। क्योंकि मौसम बहुत सुहावना था, दिन गर्म था, सूरज चमकदार था, मतलब चमकीली धूप थी, और जंगल के किनारे हिस्से पर चिड़िया चहचहा रही थी, और ये बहुत ही लुभावना दृश्य था। पीछे जो आरा मशीन के पीछे का मैदान है, वहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स अपना युद्धाभ्यास कर रहे थे, और ये सब कुछ काफ़ी लुभावना लग रहा था। पार्टिसिपल रूल्स के कंपैरिजन में ये सब चीज़ें ज़्यादा लुभावनी चीज़ें थी, अच्छी लग रही थी। लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं इसका विरोध किया और मैं स्कूल के लिए आगे बढ़ा। मैंने कहा नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा तो स्कूल जाऊंगा, ऐसा करके लेखक ने सोचा। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the for the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? जब मैं आगे बढ़ता गया, टाउन हॉल जगह से आगे बढ़ता जा रहा था, तो देखा कि वहाँ एक बुलेटिन बोर्ड पर, जो बुलेटिन बोर्ड है मतलब सूचना पट कह सकते हैं, वहाँ पर भीड़ लगी हुई थी कि पिछले 2 सालों से वहाँ से सारी बुरी खबरें ही आया करती थीं। क्या? जैसे युद्ध हार गए, या सैनिकों की भर्ती का आदेश, या कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, इस तरह की खबरें वहाँ से आया करती थीं। और मैंने सोचा, बिना रुके हुए मैं सोचता गया कि अब क्या हो सकता है, कौन सा मामला हो सकता है जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई। जरूर कोई बात ऐसी होगी जिसकी वजह से, कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। ये सोच करके वो सोचते हुए आगे बढ़ता जाता है। देन आई हरीड by as fast as I could go. The blacksmith watcher, who was there with his apprentice, reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You'll get to your school in plenty of time." I thought he was making fun of me, and reached M. Hamel's little garden all out of breath. तो क्या हुआ, तब मैं जल्दी चलता जा रहा था और देखा कि वहाँ पर जो लोहार जिसका नाम वाचर है, वहाँ पर था, और उसके साथ उसका साथी नौसिखिया जो सीखने वाला था वो भी था। और वहाँ बुलेटिन को पढ़ते हुए उसने मुझे आवाज़ दिया, कहा, इतना जल्दी क्या है, जल्दी मत जाओ बेटा, देखो अभी तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है, तुम स्कूल पहुंच जाओगे, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? क्योंकि उसने देखा कि बहुत जल्दी करके पढ़ता चला जा रहा था। आई थॉट ही वाज मेकिंग फन। मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहे हैं, और मैं चलता गया और एम हैमल के गार्डन से होते हुए आगे बढ़ा। यूजुअली व्हेन
school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler tapping on the table. But now it was all so still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his ruler, terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. तो लेखक बताता है कि आमतौर पर जब स्कूल की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर शोर शराबा होता है और जिससे कि दूर से भी कोई सुन सकता है कि किस तरह से वहाँ शोर शराबा होता है। सड़क से ही सुनाई देता था। कैसी क्या आवाज़ होती थी? बच्चे जो अपना डेस्क खोलते हैं, बंद करते हैं और बच्चे पाठ याद करते हैं अपने एक स्वर में, जो उससे बोल करके अपने कानों को कस के बंद करके और पाठ याद करते हैं ताकि वो अच्छे से समझ सकें। कानों को बंद कर लेते थे दोनों हाथ से। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या दृश्य हो सकता है। और जो टीचर हैं वो जोर जोर से अपनी रूलर को, अपनी पटरी को टेबल पर पटकते हैं बच्चों का ध्यान पढ़ाई की तरफ खींचने के लिए या उनको पढ़ने के लिए संकेत करते हुए बार बार पटरी अपनी पीटते हैं। और I had counted on the commotion to get to my desk without being seen। और मैंने बहुत सावधानी पूर्वक, बिना ये कि मतलब मुझे कोई देखे ना, मैं चुपचाप से अपने डेस्क पर चला जाऊँ बिना किसी की मतलब लोगों की नज़र छुपा करके, नज़र से बचते हुए मैं जाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन निश्चित तौर पर हर कोई वहाँ पर शांत था, और इतना शांत था जैसे संडे की सुबह में। क्यों? क्योंकि जब स्कूल नहीं होता तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा रहता है। तो इस तरह का माहौल वहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आज ऐसा ही माहौल वहाँ पर था। क्या हुआ? खिड़की से होते हुए मैंने देखा कि मेरे जो कक्षा मित्र हैं वो सब अपनी जगह पर बैठे हुए हैं पहले से ही, और मिस्टर एम हैमल आगे पीछे चल रहे हैं। अपने जो भयानक वाली जो रूलर है, स्केल है, वो अपने बगल में दबाए हुए हैं और वहाँ पर चल फिर रहे हैं। मैंने खुद ही दरवाज़ा खोला और सबके सामने से होते हुए मैं अंदर गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना अधिक झेपा हुआ और डरा हुआ था। आप इसको इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three cornered hat, the farmer mayor, the
former postmaster, and several others. Besides, everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. क्या हुआ आगे बताया गया है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत दया भाव से उन्होंने कहा कि जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ जल्दी से छोटे फ्रांस, और हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे, आ गए हो तो बैठ जाओ। और लेखक अपनी जगह पर जाकर बैठता है। कहा कि आई जंप ओवर द बेंच, मैं बेंच से एक तरह से उछल करके गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। तब तक नॉट टिल देन, जब तक नहीं, जब तक कि जब तक मैं अपनी डर से उबरा और थोड़ा सा संयत भाव में हुआ, मैंने क्या देखा कि टीचर ने अपना सुंदर हरे रंग का कोट पहन रखा है और झालर वाली शर्ट और अपनी छोटी सिल्क जो रेशमी हैट है, टोपी लगा रखी है, कैप जो पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई थी। और ये कभी नहीं पहनते थे, बजाय इसके कि जब प्राइज डेज हुआ करता था, इंस्पेक्शन डेज होते थे, दैट मीन्स स्पेशल ओकेजन्स पर वो पहना करते थे। वो चीज़ आज उन्होंने पहन रखी है। ये बात भी काफ़ी हैरत करने वाली थी। लेखक इन बातों को देख रहा है और सोच रहा है ये सब क्या हो रहा है। इसके अलावा पूरा स्कूल बिल्कुल विचित्र लग रहा था और वहाँ पर सब लोग गंभीर दिखाई दे रहे थे। सालेम मीन्स गंभीर। लेकिन इनसे भी बढ़कर एक अचरज की बात जो मैंने ध्यान दिया कि पीछे की सीटें जो अक्सर खाली रहा करती थीं, वहाँ पर ग्रामीण लोग आकर बैठे हैं, बिल्कुल हमारी जैसे ही बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठे हैं। कौन कौन गए उसमें से? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर हैट, वृद्ध हाउसर जिन 3 कोने की टोपी लगाए हुए पहने हुए, और पूर्व मेयर और पूर्व पोस्टमास्टर और अन्य कई सारे लोग वहाँ पर बैठे हैं। और जो हाउसर है वो अपनी पुरानी पोथी लेकर के आया है, जो उसके किनारे थोड़े फटे चिथड़े से हैं, काफ़ी पुरानी है वो बाल पोथी, वो लेकर के आए हैं, अपनी घुटने पर रखा हुआ है और उसके ऊपर चश्मा रख दिया है। नेक्स्ट, व्हाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, M. Hamel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, with his past, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." What a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches! That was what they had put up at the town hall. Okay, तो बताया कि जब मैं इन बातों पर अचरज कर ही रहा था, सोच विचार रहा था ये सब क्या हो रहा है, एम हैमल अपने कुर्सी पर विराजमान होते हैं और उसी गंभीर मुद्रा में, जिस गंभीर मुद्रा में उन्होंने मुझसे कहा था, बोला था मेरे आने पर, और वहाँ पर कहने लगते हैं कि मेरे बच्चों, ये आपका आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाया जाएगा। नया मास्टर कल को आने को है और ये आपका आखिरी फ्रेंच लेसन है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ही चैतन्य होकर के ध्यानपूर्वक सुने। व्हाट अ थंडरक्लैप! ये शब्द मेरे कानों में
ऐसा लगा जैसे ये वज्रपात हो गया हो, मतलब धक्का सा लगा, बहुत उसको अजीब सा लगा कि ये सब सुन करके कि ये आखिरी पार्ट है। ओह द रिचेस, क्या ही वो अभागे अभागे की बात है कि उन्होंने जो नोटिस बोर्ड पर या बुलेटिन बोर्ड पर जो सूचना लगाई थी, हो ना हो ये यही बात हो सकती है। इस बात को लेकर के वो अब वो समझ गया कि हाँ यही बात हो सकती है और कुछ नहीं। माई लास्ट ट्रांसलेशन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds' eggs, for going sliding on the shore. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of saints were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. बताया कि मेरा आखिरी फ्रेंच का पाठ क्यों, अभी मैं मुश्किल से लिखना ही सीख पाया था और अधिक मैं नहीं सीख पाऊँगा। मुझे यहाँ यहीं पर रोक देना पड़ेगा। मुझे कितना दुख हो रहा है, कितना अफसोस हो रहा है कि मैं अपना पाठ नहीं याद करता था, जाकर चिड़िया के अंडे खोजता था और फिसलने के लिए वहाँ सार पर चला जाता था, स्लाइड खेलने चला जाता था। मेरी बुक्स जो अब तक मुझे बहुत एक तरह से परेशानी सी लगती थी, अभी कुछ पहले ही ये बातें मुझे बोझिल लगती थी। बस्ता ढोना कितना भारी लगता था। मेरी ग्रामर की बुक और हिस्ट्री ऑफ सेंट्स, ये सब मुझे कितना भारी, कितना परेशानी का कारण लगता था। और मेरे दोस्त, मेरे इतने पुराने दोस्त, मैं उनको तो छोड़ भी नहीं सकता हूँ। एम हैमल को भी ये बात सोच करके कि वो अब चले जाएंगे, मैं उनको दोबारा कभी नहीं देखूँगा, ये मुझे उनके बारे में जो मेरा भाव था कि ये अच्छे नहीं हैं या इतने सनकी मिजाज के हैं, इतने चिड़चिड़े हैं, हमें डांटते थे। और उनके रूलर के बारे में भी, जो कभी हो सकता है मार भी देते हों या पीटते होंगे, इतने कड़े टीचर थे वो, जिसकी वजह से बच्चे उनसे पढ़ने में थोड़ा डरते थे, लेकिन टीचर अच्छे थे। तो ये बात सोच करके वो परेशान होने लगता है कि अच्छा ये तो सब कुछ बहुत ही बदल जाने वाला है, और अब वो परेशान हो गया। फिर क्या होता है, पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई द ओल्ड men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. बेचारे लोग, ये जो इन्होंने अपने आखिरी पाठ के सम्मान में उन्होंने ये अपना संडे का सुंदर कपड़ा पहन रखा है, अच्छा कपड़ा पहन रखा है। और अब मैं समझ गया कि जो बड़े बूढ़े लोग यहाँ पीछे बैठे हुए हैं, ग्रामीण लोग बैठे हैं, उनकी भी क्या वजह हो सकती है, क्योंकि ये सब बहुत ही अफसोस महसूस कर रहे थे, बहुत दुखी थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा पाए थे, नहीं पढ़ पाए थे। और ये उनका एक तरह से जो एम हैमल टीचर हैं, उनकी 40 साल की सेवा के प्रति एक धन्यवाद ज्ञापन का तरीका था। और
साथ में अपने देश के प्रति एक आदर सम्मान प्रकट करने का भी तरीका था, जो अब उनका नहीं रहा। अर्थात जो डिस्ट्रिक्ट्स जर्मन के अधिकार में जा चुका था, इसकी वजह से उनका वो देश का हिस्सा छिन गया था। While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear, and without one mistake. But I got mixed up on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. जब मैं इन बातों को सोच ही रहा था, मेरा नाम बुलाया गया कि अब मेरी बारी आ गई कि पाठ को सुनाना है, और जिसके लिए मैं उसको तैयार नहीं कर पाया था कि पूरा का पूरा जो पार्टिसिपेंट का रूल है बिना गलती के पूरा स्पष्ट रूप से सुना सकूं, बिना किसी गलती के साफ साफ सुनाने में सक्षम नहीं सुना सकता था। लेकिन मैं जब सुनाने के लिए खड़ा हुआ तो पहले ही शब्द पर अटक गया और उसके आगे मैं कुछ नहीं बोल पाया। मैं अपने डेस्क को पकड़े हुए खड़ा था, मेरा दिल घबराहट से धड़क रहा था और मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऊपर देखूं। I heard M. Hamel to say to me, I won't scold you, little Franz. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. I'll learn it tomorrow. And now you see where we have come out. That's the great trouble with Alsace. She puts off learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language? But you are not the worst. Poor little Franz, we have all a great deal to reproach ourselves with. बोल सकते हैं ना, ये सही से लिख सकते हैं, ये अपने आप को फ्रांसीसी कहते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम्हारी ही हालत सबसे बुरी नहीं है छोटे फ्रांस। हम सब के सब वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विथ। हम सब के सब उलाहना के हकदार हैं, इसमें हर कोई दोषी है। नेक्स्ट पैराग्राफ। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न। They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? And when I wanted to go fishing, did I not just give you हॉलीडे? बताया कि आपके पेरेंट्स आपको आपके सीखने के लिए ज़्यादा उत्साहित या ज़्यादा जिज्ञासु नहीं रहे। उनके पास वो ज़्यादा इस बात के लिए पर्याप्त रूप से चिंतित नहीं थे। देखिए, वो तो बजाय तुम्हें पाठ याद करने के, वो कभी तो खेतों में काम करने के लिए भेज देते थे, और यहाँ से नहीं लिखा है लेकिन कभी घर के काम धाम में लगा देते थे, कहने का मतलब है। और कभी कभी तो मिल्स पर, कारखाने में भेज देते थे काम करने के लिए ताकि कुछ पैसे कमा सको। और मैं भी, और मेरे बारे में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि एंड आई, और मैं, क्या मैं नहीं दोषी हूँ? मैं भी हूँ। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी दोषी
हूँ। मेरा भी दोष है इसमें। क्या मैंने कितनी बार अक्सर तुमको भेज दिया कि जाओ मेरे फूलों में पानी डालो, मतलब जो गार्डन में पानी डालने के लिए तुमको भेज दिया, बजाय इसके कि तुमने पाठ याद करते। और जब मैं कभी मछली पकड़ने के लिए जाने की प्लानिंग की, मछली पकड़ने जाना चाहा और मैंने तुमको भेज दिया, तुमको बोल दिया कि जाओ तुम, आज छुट्टी है, छुट्टी कर दी। इस तरह से मेरा भी दोष है, सिर्फ तुम्हारा ही दोष नहीं है। सब कुछ मिला कर के वो सबको जिम्मेदार ठहराते हैं और ये बात सच भी है। आगे बताते हैं। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हैमल वेंट ऑन to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it. Because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us all our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. ओके तो बताया कि देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक बात से दूसरी बात तक हैमल बातें करते रहे, बताते रहे। एम हैमल बताने लगे कि फ्रेंच जो है ये दुनिया की सुंदरतम भाषा है, एकदम स्पष्ट और बहुत ही तार्किक। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, अपने बीच में इसको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब कभी कोई लोग गुलाम हो जाते हैं और जब तक वो अपनी भाषा पर पकड़ बनाए रखते हैं, तो ये उस चाबी के समान है जो उनके कैद खाने की या उनके जेल की एक चाबी के रूप में काम करता है। और तब उन्होंने ग्रामर खोला और हमें साफ साफ पढ़ करके सुनाया। मैं सुन करके बहुत ही चकित था कि ये कितनी अच्छी तरह से मैं इसको समझ गया। सब कुछ जो उन्होंने कहा ये बहुत ही आसान लगा। मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से इसे नहीं सुना, इतनी सावधानी से नहीं सुना, और उन्होंने भी इस तरह से जैसे आज समझाया, इतने धैर्य के साथ उन्होंने पहले कभी इस चीज़ को नहीं समझाया। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो बेचारे चाह रहे हों कि जितना भी उनके पास ज्ञान है आज ही हमें दे देना चाहते हैं, और वो हमारे दिमाग में, हमारे सिर में सब कुछ एक ही बार में डाल देना चाहते हैं, ठूंस देना चाहते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand. France Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. Hung from the rod at the top of our desk, you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound that the scratching of the pens over the paper. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them. Not even the littlest ones who worked
right on tracing their fish hooks as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? ग्रामर के बाद हमारा लिखने का पाठ था, राइटिंग सेशन। और उस दिन एम हैमल हमारे लिए नई प्रतियां लाए थे, नई कॉपीज लाए थे, और वो बहुत ही सुंदर हस्तलेख में लिखी गई थी, बिल्कुल गोल गोल, बहुत सुंदर तरीके से, फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। और वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे पूरे स्कूल रूम में हर कहीं झंडे लहरा रहे हों, और हमारे जो डेस्क के ऊपर एक रॉड लगी हुई थी, रॉड पर वो इस तरह से रखा गया था, बहुत ही सुंदर तरीके से दिख रहा था और ये देखने के लायक था। और आप इस बात को गौर करिए कि जिस तरह से काम सब लोग लिख रहे थे, जिस तरह से लोग लेखन कार्य कर रहे थे, ये भी बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा था। वो पूरे तन्मयता के साथ लिख रहे थे, इतनी शांति थी वहाँ कि बता नहीं सकते हैं। पूरी तरह से वहाँ पर सन्नाटा, सिर्फ आवाज़ जो आ रही थी वो कागज़ के ऊपर कलम चलाने से जो खरोच की आवाज़ आती है, सिर्फ उतनी आवाज़ ही हो रही थी। आप कल्पना कर सकते हैं इस पूरे क्लासरूम में कितना सन्नाटा था। और एक बार तो वहाँ पर कुछ भौरे उड़ करके आ गए, उसी टाइम भौरे उड़ करके आए, लेकिन किसी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया उन भौरों की तरफ, और सब अपने काम में तल्लीन थे, पूरी दिलो जान से लगे हुए थे। और बताया कि यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी वो जो मछली के हुक को, जो कटिया होती है, उसको वो ट्रेस कर रहे थे, उसकी ड्राइंग को ट्रेस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच लेटर हो कोई, इतने ध्यान से वो लोग उसकी ट्रेसिंग कर रहे थे, इतने अच्छे से वो लिख रहे थे। और वहाँ पर छत के ऊपर कुछ कबूतर गुटर गूं की आवाज़ कर रहे थे, धीरे धीरे बोल रहे थे। और मैंने मन में सोचा, मैंने खुद से सोचा कि क्या ये लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे क्या? इस तरह से लेखक के मन में भाव उठता है, और इस तरह का वहाँ का आलम था। आगे बताया गया है, नेक्स्ट पैराग्राफ है। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. Only the desks and the benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twinned about the windows to the roof. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. बताया कि जब कभी लिखते समय मैंने जितनी बार भी देखा तो मैंने पाया कि एम हैमल बिल्कुल शांत अपनी कुर्सी में बैठे हैं, चीज़ों को घूर रहे हैं, एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं, घूरते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे सब चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं, क्या चीज़ कहाँ पर है, और वो सारी चीज़ों को अपनी निगाह हर चीज़ पर दौड़ा रहे थे उस छोटे स्कूल रूम में। और पिछले 40 साल से वो यहाँ पर काम किए, शानदार 40 साल। ये बातें उनको वो इस बात पर विचार कर रहे थे कि कैसे 40 साल गुजर गए वहाँ पर काम करते हुए, उसी एक ही जगह पर। हाँ, उनका बगीचा बाहर था, खिड़की के पास में ही, आउटसाइड द विंडो, एंड ही लिटिल
क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और छोटा उनका क्लासरूम उनके सामने, और सब कुछ वैसे का वैसा ही है। केवल जो डेस्क और बेंचेज हैं वो इस्तेमाल करते करते घिस घिस करके अधिक चिकनी हो चुकी थी। वॉलनट ट्री जो है बगीचे में, वॉलनट ट्री अखरोट के पेड़ वो काफ़ी मतलब और भी बड़े हो चुके थे। और हो पॉइंट जो एक लता होती है खिड़की के बाहर लगी थी, वो खिड़की के पास से होते हुए चढ़ते हुए छत तक पहुंच गई थी, जिसको उन्होंने खुद ही अपने हाथों से लगाया था। और कैसे ये सब बातें उनके बेचारे दिल को कैसे तोड़ रही थी, कैसे उनका दिल टूटा हुआ था, ये सोचने की लायक है। और वो सुन रहे थे कि उनकी बहन ऊपर के कमरे में सारा सामान पैक कर रही थी बॉक्स में, और जैसे भी, क्योंकि उनको अगले दिन जाना है तो इसके सिलसिले में वो सब कुछ पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उनको देश छोड़कर जाना था। और ये बातें बहुत ही दुखित करने वाली थी, और एम का दिल टूटा हुआ था, बहुत ही दुखी थे वो। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, एंड देन द babies chanted their ba be bi bu bo bu. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles, and holding his primer in his both hands, spelled the letters with them. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotions, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. लेकिन शिक्षक महोदय के पास पर्याप्त साहस था कि वो हर पाठ को आखिरी तक सुन रहे थे। लेखन के बाद में हमारा इतिहास का पाठ हुआ, और उसके बाद छोटे बच्चे अपना अल्फ़ाबेट रीडिंग है ना, वर्णमाला का अभ्यास कर रहे थे। जैसे उनकी भाषा में बे बी बो बू इस तरह के लेटर्स रहे होंगे, वो पढ़ रहे थे। और वहाँ पीछे की तरफ जो रूम में पीछे की तरफ हाउजर बैठे हुए थे, वो अपना चश्मा पहने हुए थे और अपने दोनों हाथों से बाल पोथी को पकड़े हुए, और वो भी उन छोटे बच्चों के साथ उन लेटर्स को बोल रहे थे। आप उनको देखिए, आप उनको देख सकते हैं, वो भी रो रहे थे, और उनकी आवाज़ बहुत अधिक भावनात्मक होने की वजह से काँप रही थी, आवाज़ में कँपकँपी थी। और ये देखना बहुत ही मजाक जैसा लग रहा था, बहुत ही फनी लग रहा था कि वो जिस तरह से कर रहे थे। और हम सब ये सब देख करके, इस वातावरण को देख करके हमें रोना भी आ रहा था और हंसना भी आ रहा था। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन। कितनी अच्छी तरह से मुझे वो आखिरी पाठ, आखिरी दिन का क्लास याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक struck 12. Then the Angelus, and at the same moment the trumpets of Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. तभी अचानक से चर्च की घंटी बजती है। चर्च का घंटा जो है 12 बजाता है, और एंजेलियस की प्रार्थना होती है। वो कोई विशेष प्रार्थना है दोपहर की, और ठीक उसी समय जो प्रशियन सोल्जर्स अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे उनकी भी तुरही बजती है, और वहाँ से वो लोग लौटते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने युद्ध अभ्यास से लौट रहे थे, जिसकी आवाज़ खिड़की के नीचे साफ साफ सुनाई दे रही थी। एम हैमल खड़े होते हैं, पीले से दिख रहे थे, अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और देखने में पीले से लग रहे थे, बहुत ही चिंतित। और मैंने कभी भी उनको इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा। यहाँ पर लिखा है लुक सो टॉल, मतलब
इतना लंबा, लेकिन अगर भावात्मक अर्थ देखा जाए तो बताया गया कि आत्मविश्वासी दिख रहे थे। माई फ्रेंड्स said he, I, but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. इसके बाद क्या होता है, एम हेमल खड़े होते हैं और बोलते हैं, मेरे मित्रों, मैं और किसी बात से उनका गला रुंध गया और वो आगे कुछ भी नहीं कह सके, कुछ जारी नहीं रख सके बोलने के लिए। और फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं, एक चाक का टुकड़ा लेते हैं और पूरी ताकत से जितने बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं उन्होंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा वाइव ला फ्रांस, जिसका अर्थ होता है फ्रांस जिंदाबाद। और तभी वो रुक जाते हैं और वो दीवार की तरफ अपना सिर टिका करके बिना कुछ बोले उन्होंने इशारा किया और हम सबसे बताया, हम सबको हाथों से इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। और इस तरह से लास्ट लेसन समाप्त होता है। स्टूडेंट्स, आई होप दिस will be proved to you very helpful, and how do you think that it's helpful? Please comment and like the video. This is my little effort to make you understand this lesson. प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने इसको बनाने के लिए कोशिश किया, हर संभव प्रयास किया कि अच्छा से अच्छा बना सकूं, जितना बेहतर मैं बनाने के लिए कोशिश किया। और वीडियो शूट करने में जो मेमोरी का कंजम्पशन होता है ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने इसको ऑडियो और फोटो मिक्स करके ही ये वीडियो क्रिएट किया है। और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया है। आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।